हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आप सबका। बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंट का आरटीपी। सीए इंटर मई 21 में एडवांस अकाउंट का जो आरटीपी आया हुआ है वो आज कवर करने शुरू कर रहे हैं। पार्ट्स में करेंगे, ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारा, उसमें फिर डिटेल नहीं हो पाता। तो पूरा निश्चिंत रहिए, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन रहेगी, डिटेल में रहेगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। क्या क्या दिया इस बार। ये रहा जी आपका आरटीपी। सर पहले देखो, आरटीपी के स्टार्टिंग में ना थोड़ी बहुत कुछ स्टेचुटरी अपडेट्स टाइप होती हैं, ये भी पढ़नी चाहिए। और इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट क्या क्या बता रहा है। एप्लीकेबल फॉर मई 21 एग्जाम, अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 डिवीजन 1 टू कंपनी एक्ट 13। सर एक हमारा अभी अमेंडमेंट वीडियो भी आया है कि भाई जो ये 24 मार्च को अमेंडमेंट की गई है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये पहले की बातें ही हैं। तो पहले वाली बातों में वो क्या कह रहा है कि जो हेडिंग एसेट की है उसमें सब हेडिंग नॉन करंट एसेट है, वहाँ वर्ड फिक्स एसेट है, वहाँ पीपीई कर देना। अब तो सर इससे भी आगे निकल गए, बट सर मई 21 तक तो आपने अमेंडमेंट वीडियो में भी बोला है कि ये पुराना काम ही चलेगा। उसके बाद कहता है जो नोट्स हैं वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में एक आइटम सी है, जाके सब आइटम सी है, उसमें से रिजर्व हटा देना। यहाँ पे भी आपको बताया सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा है। फिर क्लॉज डब्ल्यू में फिक्स एसेट की जगह पीपी लिख देना। ये तो सब सर पुराना है। अब दो और जो एजी अपडेट हैं जिनको अगर हम कहें कि यार छोड़ो ये तुम्हारे मतलब के नहीं है, तो चल जाएगा क्योंकि पेपर पे शायद ही इफेक्ट आए। बट इफ इट इज देयर तो हमारी एक बार ड्यूटी बनती है कि भाई आपको बता दें भाई ये क्या लिख के है। अब सर हम बैंकिंग में को क्वेश्चन करते होते हैं, हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, जिसमें 2575 कुछ रूल भी सिखाते हैं। तो कुछ कुछ उसके आसपास की बातें हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो ये चीज़ आप पढ़ लें। स्टडी के लिए या एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, एग्ज़ाम में शायद इसका इफेक्ट ना आए। पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इफ द सिक्योरिटी acquired बैंक by bank with an intention to hold them up to maturity will be classified as HTM category। सर इतना तो हमें पता है, हेल्ड टू मेच्योरिटी का मतलब ये लिया जाता है कि जहां हमारी इंटेंशन है कि एंड तक रखना। एज पर द सर्कुलर नंबर डेटेड 10th of June 2019, इट इज reiterated, मतलब दोबारा एक बार कहा जा रहा है, यूसीबीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिजॉर्ट टू सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन एचटीएम कैटेगरी। कहता आमतौर पे इनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि एचटीएम कैटेगरी की सिक्योरिटी को बेचा जाएगा, क्योंकि वो तो सर रिडीम ही होगी, जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां से रिडम्पशन ही आएगी। हाउएवर, इफ ड्यू टू लिक्विडिटी स्ट्रेस, मतलब लिक्विडिटी की कमी के कारण, UCB are required to sell some securities from HTM portfolio, they may do so with the permission of board of director। मतलब उन्हें अलाउ कर दिया गया कि ये लिक्विडिटी स्ट्रेस है तो उसको संभालने के लिए आप अपने बीओडी के परमिशन के साथ बेच सकते हैं। एंड द रैशनल फॉर सच सेल में बी क्लियरली रिकॉर्डेड, और ऑन रिकॉर्ड ये आना चाहिए कि क्यों बेचा गया। अब जो इस पे होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एचटीएम कैटेगरी शैल बी फर्स्ट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ की आपको बताइए कि 13 नंबर 14 नंबर दो शेड्यूल्स हैं, वहाँ इनकी अप्रोप्रिएट जगह है, वहाँ पुट कर देना प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आफ्टर द अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट shall be appropriated to capital reserve from net profit for the year after statutory appropriation। पहले वो कह रहा है इनकम में ले लो ऊपर इस प्रॉफिट को। इनकम के दो शेड्यूल हैं, वहाँ आपको बताइए कहाँ आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर, एप्रोप्रिएशन भी कर लो स्टैट्यूटरी रिजर्व की। फिर वो कह रहा है कि जितना ये प्रॉफिट हुआ ना, इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे सरप्लस की फॉर्म में, इसको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ, देखिए ध्यान से पढ़िए, अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट शैल बी अप्रोप्रिएटेड टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर स्टैट्यूटरी अप्रूवेशन। अब सर इतना बच्चा बैंकिंग के चैप्टर में कहाँ करता है, ठीक है। बट सर नॉलेज के लिए अब आया पॉइंट तो हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ज़्यादा। वो ये समझा रहा है कि एचटीएम कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है, तो वो पहले आपके इंटरनल मैटर्स हैं, उसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा कि क्यों बेचा। फिर उसके बाद उसको लेना पहले P&L में ही है, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बना देना है वहाँ से। फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट ये रहेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और अगर आया लॉस, शेल बी रिकॉग्नाइज इन द P&L। बस ऑब्वियस कि लॉस तो P&L में ही रहेगा, फर्दर उसका कुछ नहीं होगा। एक तो ये वाला है जो मेरे को नहीं लगता कि हमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें इतना हो।
और सर थोड़ा सा और भी है कुछ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक्स, अगेन सर्कुलर नंबर मेंशन्ड। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, एडवाइजिंग दैट, देखो जी ये काफ़ी पुरानी डेट है, यहाँ एक और भी उसने मेंशन की है 1 जुलाई 2015, एडवाइजिंग दैट इफ द वैल्यू ऑफ सेल एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम सिक्योरिटी टू स्लैश फ्रॉम HTM category exceed 5% of book value of investment held in HTM category at the beginning of year। मतलब कि HTM कैटेगरी में जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मान लो 1000 करोड़ की है, उसका कर लो 5%, बिगिनिंग ऑफ ईयर पे देखना है कि पहले ये आ गया सर 50 करोड़। अब अगर आपने इसमें सेल या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज किया, मतलब इस कैटेगरी से दूसरे में या दूसरी कैटेगरी से यहाँ आए, टू एंड फ्रॉम, मतलब इस 5% की लिमिट से ज़्यादा किया आपने, देन बैंक शुड डिस्क्लोज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन HTM कैटेगरी। फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ ट्रांसफर इस कट ऑफ लिमिट से ज़्यादा आई हैं, आपको अपनी HTM कैटेगरी की भी मार्केट वैल्यू बतानी पड़ेगी एंड इंडिकेट एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू, जिसके लिए प्रोविजन नहीं बनाएगी। मतलब बुक वैल्यू कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। सर ये लॉस वाली सिचुएशन होती है जब बुक वैल्यू ज़्यादा हो और मार्केट वैल्यू कम हो, पर ये HTM कैटेगरी है तो आपने प्रोविजन तो यहाँ करनी ही नहीं है, तो वो बताना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर या कह लो जी इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा रही है वो उन सिचुएशन में मांगी जा रही है जहाँ काफ़ी हेर फेर है, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम या सेल की वजह से काफ़ी हेर फेर हुआ, तो इन्हें एक शक हो गया कि शायद मार्केट वैल्यू कम हो, तो उसके बारे में बताएं। Apart from transactions that are already exempted for inclusion in 5% cap, it has been decided that repurchase of state development loans by concerned state government shall also be exempted। अब ये डीप जा रहे हैं, कह रहे हैं 5% कैप में कई चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब कुछ है जी ट्रांसफर्स हैं वो आप कर भी रहे हैं तो भी आपकी वो 5% की लिमिट वेस्ट नहीं होगी। तो उसमें एक नई चीज़ और ऐड की गई है, जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट बाय बैक कर ले, तो सॉर्ट ऑफ रिडम्पशन होगी एक तरह से उनकी, तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आपने खरीदे एज ए बैंक, अब वो गवर्नमेंट ने आपके पैसे वापस कर दिए, गवर्नमेंट ने आपसे वापस खरीद लिए, रीपरचेज जिस तरह बाय बैक होता, तो इस चीज़ को भी एक तरह बंदे को लगेगा कि यार ये तो मेरी HTM कैटेगरी की चीज़ बिक गई, तो क्या मेरी वो 50 करोड़ की लिमिट यूज़ होनी शुरू हो गई है? नहीं, ये चीज़ उसमें नहीं काउंट होती। सर इतना एडवांस हमें एडवांस में कभी पूछा गया है? नहीं सर। सर फिर आप क्यों करा रहे हैं? सर हमारी आदत है कि जो चीज़ें दी हुई हैं, उसके बारे में एक बार बच्चे को बता दो, ताकि वो ये ना सोचता रहे कि यार मेरी तैयारी इसलिए नहीं हो पाई, मैं ये नहीं पढ़ के गया। नालायक पार्टियाँ बहाने बहुत बनाती हैं कि वो पॉइंट रह गया मेरा, वो लग गया। सर इसलिए पॉइंट कोई छोड़े ही ना, पूरी अच्छे से तैयारी करके जाएँ। अच्छे से तैयारी की होगी तो पेपर हमेशा सीधा ही लगता है देखने में। और कोई भी बंदा इस जैसे सब्जेक्ट में, मैं हमेशा कहता हूँ कि FM इको और एडवांस दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके आपके बेसिक्स अगर ठीक ठाक भी हैं तो भी आप 60+ कर सकते हो, कि पेपर बेटा सीधा स्टडी मटेरियल वाले आते हैं इनमें। देन अगर आप अच्छे हैं देन यू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, 70 75 देन 80+ और 90+, इस तरीके से मूव करता है बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो इसलिए आप कोई बहाना ना कर सकें कि RTP की ये चीज़ नहीं पड़ी थी शायद वो आ गई, इसलिए मैं आपके सारी तरह के वहम दूर कर रहा हूँ यहाँ से। अब कहता है मर्जिंग दी 3 कैटेगरीज ऑफ NBFC, 3 कैटेगरीज ऑफ NBFCs का मर्जर कर दिया गया है। जैसे कहता है जी एसेट फाइनेंस कंपनीज हम इन्हें कहते हैं, लोन कंपनीज की NBFCs को हम कहते हैं, कईयों को हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। कहता है इनके लिए अब एक कैटेगरी बन जाएगी, इन्हें हम कहेंगे NBFC ICC, विच इज़ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। NBFC ICC मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक नई कैटेगरी बन गई NBFC ICC। उसका मतलब NBFC का तो आप समझते ही हैं, इसका ICC का मतलब जो है वह इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। नालायक पार्टियां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना समझे उसे, तो इसके बारे में काफ़ी इन्होंने और भी लिखा हुआ है। ये भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ लिया। चलो सर अब प्रैक्टिकली चलो। अब सर एक ये क्या लिख के आ गया, नॉट एप्लीकेबल। सर ये इंड एस की बात यहाँ कर रहे हैं, इंड एस जी अभी फाइनल में ही है,
वो दिन अभी दूर है शायद जब ये इंटर में भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे कभी ना कभी, बट अभी तो आप इससे दूर ही हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं सर। पहला क्वेश्चन सर, पार्टनरशिप का जो बड़ा चैप्टर है उसमें से दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है इस ग्रुप का जो सबसे लेंथी और उलझाने वाला क्वेश्चन बनाने में माहिर है। एक आपका मई 20 आरटीपी में भी बहुत अच्छा सम आया था, वो भी हमने डिटेल में किया था चैनल पे। लो देखते हैं सर क्या कहता है। कहता है ओम साई एंड राधे शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3-1। तो ये फर्म है नॉर्मल, ये रही जी इनके कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का जो टॉपिक है ऊपर लिखा हो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एंड सेल टू अ कंपनी। बहुत बढ़िया टॉपिक, जब प्रैक्टिकली भी हम क्लास में करते हैं तो उसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं कि जब क्लाइंट्स अपना बिजनेस फर्दर ग्रो करना चाहते होते हैं तो कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट वगैरह करते हैं, तो वो सारा इसमें है। अब राधे लोन सर ये तो पार्टनर हो गया। अब मिसिज ओम लोन ये हो गया जी पार्टनर वाइफ, ये हो गई पार्टनर वाइफ, तो ये भाई आउटसाइडर है। नॉर्मली इसमें यही होने वाला है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा लोन और इसको ओम ही टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो पार्टनर की वाइफ का लोन होता है इट इज़ टेकन ओवर बाय दी पार्टनर। देन उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, काफ़ी चीज़ें हैं। देन उसके बाद राधे करंट अकाउंट डेबिट में पड़ा है, ध्यान रखें, लॉस है बांट देंगे पार्टनर्स में। लाइए सर कैसे कंपनी बनानी है ये बताइए। द पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर दिस पर्पस एबीसी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। इसके लिए कंपनी बनाएगी जिसका नाम रखा गया एबीसी लिमिटेड। इसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू शेयर ₹100 इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब कुल इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर हुए। बिजनेस ऑफ फर्म वाज सोल्ड टू अ कंपनी एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट गिवन अबव ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कह रहा है कि इस बैलेंस शीट डेट पे ही बिजनेस कंपनी को बेच दिया गया इन टर्म्स पे। पहले तो एक बार आइडिया लेते हैं। मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन ओवर। तो लंबी लाइन है जो टेक ओवर नहीं हो रही। चलो कैश तो रियलाइज्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना, उसका कोई चक्कर नहीं, वो तो अकाउंट में पड़ा रहेगा। फिर बाकी सर ये बेचेंगे सारे, तो उसका सेटलमेंट आपको देखना होगा जितने जितने पैसे आते हैं उनसे। लाइबिलिटी फॉर बिल पेबल एंड बैंक ओडी आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। ये लाइबिलिटी फॉर बिल पेबल एंड बैंक ओडी ये टेक ओवर करेगी। परचेज प्राइस इज सेटल्ड एट 195,500। सर ये तो पीसी बता गया, ये तो पीसी बता ही गया। हाँ जी सर, अब बता ही दिए तो फिर क्या कर सकते हैं। इसमें 75,500 कैश में, बाकी बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ शेयर है। तो 75,500 यहाँ आ गया, यहाँ से बचा जी 120, ये आपके शेयर्स हैं। सर इन सवालों की जो खासियत होती है वो अगर आपको याद हो, खासियत तो यही होती है कि शेयर्स को बांटना कैसे, मेन बात तो यही है। रिमेनिंग एसेट एंड द लाइबिलिटी ऑफ फर्म आर डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ बाय द फर्म एज पर द डिटेल गिवन। इन्वेस्टमेंट ओम टेक ओवर कर रहा है, डेटर के इतने आ गए, ये सब इतने में बेच दिए गए, बाय बैंक कर देंगे। अब ये तो होना ही था। ओम एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, ये तो हमें पता ही था। क्रेडिटर्स वर पेड 94,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कि लाइबिलिटी में उन्होंने बोला था कि बिल पेबल और बैंक ओडी तो कंपनी ले जाएगी, पर क्रेडिटर्स वहाँ थे, क्रेडिटर वहाँ थे और उसकी सेटलमेंट फर्म ने ही की है। सर अभी तक तो इसमें कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं आया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसिव अमाउंटिंग टू 500। राधे लोन को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, कर देंगे। इक्विटी शेयर जो वेंडर कंपनी से है, ओहो भाई ये भी बताने लगा, ये तो इजी भाषा में, आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन पीएसआर। सर आप पीएसआर ऊपर देख सकते हैं। हाँ जी सर 3-1 है। शेयर्स आपके ये पड़े, ये रहे शेयर, भाई ये बांट देना। ये बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, मतलब कि दैट परचेजर जो बायर है, जो कंपनी है जिसने हमें खरीद लिया है, एंड शेयर्स इन एबीसी, ये भी एक खाता खोलना है इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सारा ही बड़ा फ्लैट है सर। तो सर ਇਹਦਾ सोल्यूशन, हाँ जी सर, हम मेन चीज़ें देख लेते हैं। जहाँ कहीं इंस्टीट्यूट ने मान लीजिए कोई स्टेप थोड़ा घुमा के कर दिया, वो एक्सप्लेन भी कर लेंगे। सर पहले तो ये देखिए सारे जड़े एसेट्स हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब ध्यान ये रखिएगा कि इनमें से कुछ एसेट्स टेक ओवर नहीं हुए हैं, फिर भी वो यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं,
तो उनके रिगार्डिंग जो भी पैसा आएगा, ये देखिए, ये डेटर्स और आपका मोटर कार और ये फर्नीचर लूज टूल जो भी हैं, ये सब यहाँ पड़े हैं जो टेक ओवर नहीं हुए थे। इनकी जितने भी रिलाइजेबल वैल्यू है वो हमने रिलाइजेशन अकाउंट में डाल दी है। इन्वेस्टमेंट भी टेक ओवर नहीं हुई थी, उनको ओम टेक ओवर कर रहा है, वो यहाँ लिख दिया है। अब कई नालायक बैठे होते हैं, सर कैश फिर आपने क्यों नहीं किया, वो भी तो टेक ओवर नहीं हुआ था। सर कैश ऑलरेडी रिलाइज्ड फॉर्म में, वो आपको कैश बैंक में जरूर दिखेगा, होपफुली इंस्टीट्यूट ने बनाया हो, ये रहा बना हुआ। इसको मैं बाय रियलाइजेशन लिख के, फिर ये थोड़ा ना कि मैंने इस पैसे को बेच के पैसे लाने हैं, ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। हाँ, अगर ये कैश कंपनी टेक ओवर कर लेती तो मैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देता, फिर मैं कहता कि कंपनी ने मेरा ये एसेट भी टेक ओवर किया है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना होता है भाई जी। इसके बाद अब ये मिसिज ओम का लोन आ गया, यहाँ लाइबिलिटी में क्रेडिटर भी आ गए। ये दो लाइबिलिटी तो कंपनी ले गई है, ठीक है। तो इनकी सेटलमेंट आप देख सकते हैं, ओम ने ही मिसिज ओम का लोन टेक ओवर करना था, वही हुआ। फिर उसके बाद ये आपके क्रेडिटर वगैरह और रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हो गए। फिर जो आपकी पीसी है, जो कि इसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बनी बनाई दी हुई है, उसकी एंट्री नॉर्मल है। वेंड जो टेक ओवर कर रहा है आपका बायर, उसका अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, बायर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये पीसी ड्यू हो गई। तो ये एंट्री नॉर्मल है सर, इस तरह कई लोग नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो मैं लिख के बात कर रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सर ऐसे अमलगामेशन में भी तो करते हो, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ पीसी। फिर अगले हिस्से में इसे रिसीव करना, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन एबीसी डेबिट, शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंगे एबीसी लिमिटेड को, ठीक है भाई। तो जैसे भी आप ये सारा पहले कर चुके हैं, तो होपफुली इन्होंने यहाँ अकाउंट बनाया, उसके ज़रिए हम आपको ये दिखा भी सकते हैं कि ये सारी चीज़ इस तरीके से हो रही है। ये देखिए सर, एबीसी लिमिटेड को डेटर बना लिया गया, पीसी ड्यू कर ली गई, फिर पीसी रिसीव हो गई। अब रिसीव का बाइफरकेशन क्वेश्चन नहीं अपने आप कर रखा था, कोई टेक्निकल नहीं था, क्योंकि कई बार ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनमें आप देखते हैं। तो भाई ये पीसी आपकी हो गई रिसीव। अब ये ऊपर का रियलाइजेशन अकाउंट में कोई ऐसा खास वाला पॉइंट तो नहीं, नहीं सर कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। 2,000 रुपये का प्रॉफिट आया, वो बांट दिया गया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल अकाउंट्स हैं, इसके अंदर उन्होंने कह दिया था कि लोन कैपिटल में ही डाल दो। फिर उसके बाद करंट अकाउंट अपने आप ही इसके साथ मर्ज करना होता है, आपको पता ही है, डेबिट वाला करंट अकाउंट यहाँ आ गया। प्रॉफिट लॉस बांटा गया, जनरल रिजर्व बांटा गया, प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन का प्रॉफिट है इस बार। तो ये टेक ओवर की एंट्रियाँ, ये सब बातें। अब सर ये एंड कैसे होगा, सर एंड तो इसका अपने आप ही लिखा होगा, कैसे? सर देखिए, पार्टनरशिप के ऐसे सवाल जिसमें कंसिडरेशन में शेयर आ जाए, वो तंग ये करते होते हैं कि भाई शेयर बांटेगा तो कैसे, शेयर्स तो बांटेगा कैसे। वो काम इन्होंने अपने आप कर दिया। इन्होंने लिखा है इक्विटी शेयर रिसीव फ्रॉम वेंडर कंपनी आर टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो भी ये शेयर आए हैं, 1,20,000 के शेयर ही हैं ये, बिल्कुल जी, 75,500 इज इन कैश, ये पीएसआर में बांट दो। तो पीएसआर कितनी है सर, 3:1। इस रेशो में जब ये शेयर बांटे गए तो इतने इतने शेयर आ गए। अब सर इससे क्या होता है कि ये अकाउंट्स, ये थोड़ी ना कि अब ये सेटल हो जाएंगे, थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। कुछ में पैसे रख रहे होंगे कि अभी भी पे करने हैं, वो टू बैंक कर देना। किसी का ओवर हो चुका होगा, डेबिट ज़्यादा चला गया होगा, वो बाय बैंक या बाय कैश कर देना, जो भी अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली कि कैश अकाउंट एंड में बड़े प्यार से टैली हो जाता है। कोई भी दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह का पार्टनरशिप आपका टॉपिक है, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत ऊपर लेवल पे जा सकता होता है, बट ये बहुत ही सिंपल सा सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगला सवाल भी सर इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम पे सेकंड ए सेकंड बी एलएलपी पे एक थ्योरी है। तो ये सेकंड भी हम कवर कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन भी पुराना है, ये पेपर में 2 या 3 बार आया हुआ है, पुराने टाइम से जो गिने, और सभी ट्यूटर्स की, सभी टीचर्स की असाइनमेंट में ये मिलता है। तो कोई ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं है, एक बार फॉर्मेलिटी सही कर लेते हैं। XYZ are in partnership sharing profit losses 544. Balance sheet of the firm is given below. X capital, Y capital, Z capital, loan, creditor, ठीक है। On the balance sheet date, all three partners have decided to dissolve their partnership.
बैलेंस शीट डेट पे डिसाइड किया गया कि भाई सारे तीनों पार्टनर राजी हो रहे हैं कि यार ये बंद करते हैं। सिंस रियलाइजेशन ऑफ एसेट वाज प्रोट्रैक्टेड, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट एज एंड व्हेन फिजिबल। सर इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन इमीडिएट नहीं है, डिलेड है, कि कुछ बिक रहा है फिर कुछ बिक रहा है ऐसे। तो ऐसे में दो ऑप्शन होती हैं कि या तो वेट टिल द एंड या फॉलो द पीस मिल। तो ये पीस मिल में चले गए। दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट एज एंड व्हेन फिजिबल। फॉर दिस पर्पज जेड को अपॉइंट किया गया, जो वन ऑफ द पार्टनर ही है, who was to get a remuneration 1% of the value of asset realized other than cash at bank and 10% of amount distributed to partner। बहुत बार किया हुआ सर ये। 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट देना इसे, कैश बैंक पे ना देना ये कमीशन, और 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। ये 10% वाला बढ़िया होता है, बस ये ध्यान से समझना होता है। एसेट कैसे रियलाइज हुए, पीस मिल वाइज दिया हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत शायद पॉइंट बने एंड में, देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 12। अब हो जाए होशियार भाई, देखो अगर ऐसा लिख रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,000 होंगे, एक एस्टिमेट है, तो आपको पता है कि ये पहली रियलाइजेशन को बांटने से पहले ये पैसा रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या लिख रहा है, सर क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड फॉर दिस। तो क्रेडिटर को बुक वैल्यू पे ना करना, जितना लिख के आया उतना ही पे करना। अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड से सवाल करने के लिए कहा जा रहा है। उसमें हम नॉर्मली क्लास में इसी तरीके से करते थे कि मेन स्टेटमेंट तो बनती बनती है और हम अपने लिए एक सरप्लस कैपिटल की स्टेटमेंट बनाते होते थे। सर वो सरप्लस कैपिटल तक जाते हैं, बट पहले एक शुरुआत दिखा दें बच्चे को कि कैसी है, ताकि वो घबराए ना, क्वेश्चन पुराना ही है। ठीक है सर, तो किस तरीके से जाना है सर? सर अभी बताते हैं आपको। देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना दी, उसमें आउटसाइड पार्टी, ये पार्टनर लोन और ये आपकी पार्टनर कैपिटल लिख दी। सीक्वेंस यही होता है कि पहले आउटसाइडर आएगा, फिर पार्टनर लोन आएगा, फिर उसके बाद आपकी कैपिटल आएगी, फिर इसके बाद ये बैलेंस ड्यू यहाँ दिखाए गए हैं। ऑब्वियस है कि ये 66,000 हम इन्हें पे नहीं करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट इतने पे हो रही है। उसमें कुछ गेन वगैरह होगा, उसकी बात हम कर देंगे, कोई बात नहीं। सर देखो, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग द अमाउंट विद द फर्म को समझो। सर ये देखो, हमारे पास फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो तो आई है 74,600 की, यस सर, और हमारे पास 1,100 रुपया यहाँ भी पड़ा, तो इन दोनों को कर दिया गया जोड़, ये हो गया। इसमें से 12,000 रुपया रख लिया गया। किस लिए रखा सर आपने 12,000? सर 12,000 रुपये मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस का एस्टिमेट है, वो मेरे को उसको पे करना है। सर अब जो जेड भाई हैं हमारे, उनको इंचार्ज बनाया गया डिसोल्यूशन का। तो उन्हें कहा गया था कि भाई जब भी कोई एसेट बिकेगा ना 1% आपका, तो उनकी नज़रें इस पे है। सर पहले ही हम उन्हें ये पैसा दे रहे हैं। अब नालायक पार्टियां क्या करती हैं, जब ये जेड को पेमेंट हो रही होती है ना, इधर जेड में से माइनस करनी शुरू कर देती हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। बेटा ये पेमेंट कैपिटल की थोड़ी ना हुई है 746 की, ये तो कमीशन की पेमेंट है। या तो फिर पहले कमीशन ऐड भी करो। अब सोचो अगर नॉर्मल वे में कर रहे होते तो पार्टनर को कमीशन दे रहे हो रियलाइजेशन पे, तो क्या एंट्री करते, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। समझे कि नहीं? फिर वो पार्टनर कैपिटल में क्या आता, बाय रियलाइजेशन, उसका क्रेडिट बढ़ जाता। तो ना ही हम ऐड करते हैं, ना ही वहाँ पे करके दिखाते हैं। पर अगर आप इस 50,000 में से माइनस करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, कि दिस इज द पेमेंट ऑफ कमीशन टू जेड, नॉट हिज कैपिटल। कैपिटल विल बी गवर्नड बाय द मेथड, जो अभी हमने सीखना। अब सर बचा हुआ पैसा हमने क्रेडिटर को दे दिया, बहुत अच्छी बात है सर। अब अगली रियलाइजेशन में कितना आया, सर यहाँ से पढ़ के कीजिएगा, 69,301। 69,301 आया अगली रियलाइजेशन में। इसका 1% आपने डाल दिया, ठीक है जी, ये जेड की कमीशन फिर से। अब सर क्रेडिटर को थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं बताता हूँ क्यों। ये 693 इधर माइनस करके ये है। सर आपका क्रेडिटर यहाँ 66 लिखा हुआ, पर क्वेश्चन ने बता दिया था कि इनकी सेटलमेंट के वक्त थोड़ा कुछ डिस्काउंट वगैरह हो गया। सर देवर सेटल्ड एट 63,600। तो हमें इतना पे करना बस इन्हें। अभी सर हम कितना पे कर चुके हैं, 62,954 तो पे कर चुके हैं। तो यहाँ 62,954 माइनस कर ले, 63,600 टोटल देने हैं ना, 62,954 माइनस कर ले, 954 माइनस कर ले, 646 बचा, बस ये दे दी।
646 पे करना है। तो आप देख सकते हैं 3046 में से 646 ही पे किया जा रहा है। अब सर ऐसा करते ही आपके यहाँ 2400 रुपीज़ बचेंगे, वो कह रहा है ट्रांसफर टू P&L। सर वो वैसे तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट की शेप में सोचें तो रियलाइजेशन में क्रेडिटर बुक वैल्यू पे आएगा, बाय क्रेडिटर तो पूरे से ही होगा। पूरा कितना सर? सर ये है 66,000, टू बैंक होगा 63,600, अल्टीमेटली इट बिकम्स रियलाइजेशन प्रॉफिट। चलो इंस्टीट्यूट ने जो भी लिख दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये समझना जरूरी है कि भाई आप कहीं उसकी पेमेंट पूरी 66 की ना कर दें। अब इसमें कई लोग ऐसा भी कर देंगे कि सर यहाँ हम ऊपर ही 63,600 ही लिख लेते, ये 60। देखो बैलेंस ड्यू के आगे तो यही लिखा जा सकता। अब ब्रैकेट में यहाँ कुछ लिख सकते थे आप लोग कि जिस तरह हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं कि सेटलमेंट इतने पे, सेटल्ड फॉर, ताकि पेमेंट करते हो उसका ध्यान रहे। ठीक है सर। हाँ जी सर। अब सर अब आपके पास पैसा इसमें काफ़ी ज़्यादा बचा है, 67,962 स्टिल रिमेनिंग। द नेक्स्ट क्लेमेंट इज पार्टनर वाई विद अ लोन ऑफ 18,000। ये 18,000 उसको दे दिए गए। अब सर यहाँ कहानी उलझ जाएगी। जैसे ही 18,000 आपने उसको दे दिए तो जो जेड है उसे दूसरी बात याद आ जाएगी। सर वो दूसरी बात क्या है? सर उसे याद है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। उसने किन टर्म्स पे काम किया था? 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रिलाइज अदर देन कैश एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। डबल कमीशन। पहले तो एसेट रिलाइज पे तो 1% लूंगा ही लूंगा, और जब पैसा पार्टनर्स की तरफ जाएगा, पार्टनर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो मेरी सेकंड कमीशन एक्टिव हो जाएगी। पर जितना अवेलेबल है उस पे नहीं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो यहाँ हम अच्छे से देखते हैं। सर इस वक्त यहाँ 49962 अवेलेबल है, तो इस पे कमीशन कैसे बनाएंगे? सर ये मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि कई लोगों की दिक्कत होती है थोड़ी। सर देखो ये तो अभी अमाउंट अवेलेबल है, इसमें से जेड की कमीशन लेस होनी है, फिर अमाउंट होगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये कहानी होती है। अब अमाउंट अवेलेबल कितना है? सर 49,962। जेड की कमीशन जो कि 10% है, वो किस पे है? सर 10% इस पे तो नहीं है, अमाउंट अवेलेबल पे तो नहीं है, किस पे है? सर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो ये मैंने रख दिया एक्स, कि एक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रख दिया 10% ऑफ एक्स। बोलो ही समझ रहे हो? तो इससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 49,962 और ये एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इधर चले गए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आर अपॉन 100 प्लस आर वहाँ क्यों किया जाता है। वह तो आप कहेंगे सर ये तो आता हमें, क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ कमीशन है, इसी के अंदर कमीशन भी है। इस पे कमीशन नहीं है, इसी के अंदर कमीशन है, इसलिए हम आर प्लस 100 प्लस आर करते हैं। तो चलो कोई नहीं, कई बार लोगों को नहीं भी आता होता, तो उनको एक्सप्लेनेशन सुनने दें। अब ये चीज़ आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो एक्स आ रहा है ना, ये वैल्यू मैं एक बार कंप्यूट कर दूं, 49962 डिवाइड बाई 1.1। सर ये आ रहा है 45420। ये सर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक्स। इसके ऊपर आप 10% कमीशन लगा सकते हैं, तो इसका 10% कीजिए तो आपके जेड की कमीशन आ जाएगी। कितनी भाई? 4542। सर इतना कौन करता है? हर बंदा यही करता है, 49962 उठाता है। नहीं करता तो मैं भी यही हूँ, डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। सर बात तो वही होगी, ये डिवाइड बाय 1.1, 1.1 मतलब 110% मल्टीप्लाई बाय 10%। बोलो ही समझ रहे हो? तो थोड़ा लॉजिक समझाने की कोशिश थी कि ये इंक्लूसिव वैल्यू है तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी। डेफिनेटली आपको ये सब आता है। अब आपके पास अमाउंट बचा है इतना, 45420। नाउ द मेथड कम्स इनटू प्ले। मतलब अब मेथड पिक्चर में आता है कि वेदर इट्स क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। सर ये तो सरप्लस कैपिटल मेथड है, तो इंस्टीट्यूट ने कहीं सरप्लस कैपिटल बनवाया हमारे पास? कुछ शीट बनाई है उन्होंने? सर देखिए, ये बनाया, बिल्कुल बनाया है, ये दे रखा। और ये बड़ा आसान होता है वैसे तो, कैपिटल फॉर वन बेस वगैरह ये वो करके करना होता है। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि ये मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ बनवाऊँ,
कि उसमें से उसको रीड करना, उसकी प्रेजेंटेशन अलग, आप लोगों की हम लोगों की अलग, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो थोड़े इसमें आउट ऑफ टच होंगे वो इजीली समझ भी लेंगे। एक्स वाई जेड, ये है जी इनकी कैपिटल। सर कैपिटल है 60,000, 40,000, 50,000। कैपिटल है 60,000, 40,000 और फिर 50,000। बैलेंस शीट वाली कैपिटल ही उठानी है आपने। फिर पीएसआर लिखनी है। सर पीएसआर क्या है इनकी? 544 लिख दीजिए। 544 यहाँ से निकाल लो कैपिटल फॉर वन शेयर, मतलब कि डिवाइड बाय दिस। 60,000 5 शेयर्स के लिए, तो 1 शेयर के लिए कितनी हुई? 12। 40/4 10, 50/4 12,500। अब इसमें हम मिनिमम को बेस लेते हैं कि सबसे कम कैपिटल किसने लगाई है। यहाँ हम टेकिंग मिनिमम, मतलब कि y इज कैपिटल एज बेस, इनकी कैपिटल निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं कि अगर सबने ऐसे ही पैसे लगाए होते तो कितनी कितनी कैपिटल होती है। इसको तो बेस रखा है तो इसकी तो 40 ही आएगी। अब 10,000 फॉर 1 शेयर, तो 4 शेयर्स के लिए यहाँ 40 होना चाहिए, 5 शेयर्स के लिए 50 होना चाहिए। अब मैं इस कैपिटल को, जो कि इनकी एक्चुअल कैपिटल है, और एक जो एडजस्टेड आई है, इन दोनों को कंपेयर करके एक्सेस कैपिटल निकाल लूंगा बेटा जी। एक्सेस कैपिटल निकाल लूंगा, तो सर ये एक्सेस कैपिटल आपकी आने लगी। सर पहले बंदे की 10,000 जिसे बेस ले रहे हैं, उसमें अगर आप ले आए मतलब कि सरप्लस, तो टैलेंट वाली बात हो सकती है, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। सर ऐसा कुछ नहीं है जी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई सरप्लस नहीं आ रहे हम, ये नीला है। अगले बंदे की 10,000। सर टोटल सरप्लस कैपिटल हुई 20,000। क्या इंस्टीट्यूट के पास भी 20 है? सर इसके आगे बाइफर्केशन होनी है, तो फिर भी सर इस वक्त देखना तो बनता ही है। हाँ जी सर, इंस्टीट्यूट के पास भी इस वक्त तक तो 20 ही है। ठीक है, अब क्या होगा? सर अब हम एक्सेस कैपिटल निकाल लेंगे फॉर 1 शेयर। एक्सेस कैपिटल फॉर 1 शेयर, this 10,000 divided by 5 becomes 2,000, this 10,000 divided by 4 becomes 2,500। बिल्कुल। अब इसमें मिनिमम को बेस रखेंगे। सर अब मिनिमम बेस कौन हो गया? सर ये तो एक्स हो गया। एक्स कैपिटल एज बेस, एडजस्टेड कैपिटल फिर निकाल लेते हैं। तो 2 × 5 10,000, 2 × 4 8,000। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो सरप्लस कैपिटल है वो यहाँ नील आ जाती है और यहाँ आते हैं 2,000। तो इसका मतलब बहुत ही साफ है कि आपकी जो कैपिटल है वो 20,000 पहले जो स्पेशल है, 20,000 सरप्लस कैपिटल है, उसमें एक वर्ड हम क्लास में यूज करते थे, आउटराइट सरप्लस। सबसे ही ज्यादा जेड के पास है 2,000 रुपये, क्योंकि एंड में एक्स की कैपिटल बेस बन गई थी, आपको याद होगा, और एक्स्ट्रा कैपिटल किसके पास बची थी? सर जेड। तो 2,000 रुपये तो इस भाई को दे दो। उसके बाद बचे सर 18,000 रुपये। यस सर 18,000। सर ये किसके हैं? सर एक्स और जेड के। किस रेशो में? 5:4, जो इनकी रिलेटिव रेशो। सर ये हमेशा क्लास में ऐसे दिखाया जाता था कि ये अपने आप दिख रहा होता। ये देखो 20,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल, आउटराइट सरप्लस, ये इससे पिछली लेयर, मतलब 2,000 जो हैं वो जेड के हैं, पहले 2,000 जेड के होंगे, उसके बाद अगले जो 18,000 आएंगे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें एक्स और जेड का हक होगा इन देयर रिलेटिव रेशियो विच इज 5:4। और जब ये 20,000 की कैपिटल आप उतार देंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, जब 20,000 की कैपिटल आप उतार देंगे, फिर आपकी ये नॉर्मल कैपिटल की पेमेंट शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। ये सर कितनी है? सर दिस इज 130। ये सर लॉजिक भी आने चाहिए, रट्टेबाजी नहीं। ये देखो टोटल कैपिटल है 1.5 लाख,
अब तुमने उसे पहले बताया कि इसमें 20,000 आउटराइट सरप्लस है, 20,000 सरप्लस है टोटल, सॉरी, आउटराइट 2 है। मतलब हम इस तरह पूरे 150 को सुनाएंगे आपको। 2,000 पहले जेड के, फिर एक्स और जेड के 18,000। सर ये तो 150 में से 20,000 सुनाया आपने, बाकी 31। सर बाकी 31 तो ये वाली लेयर है, मतलब कि ये कैपिटल किस रेशियो में, PSR। सिंपल वर्जन, जब रट्टे लगवाए जाते हैं वो कहते हैं पहले 2,000 जेड को दे दियो भाई, 18,000 एक्स और जेड के हैं, और फिर उसके बाद जो भी पेमेंट आएगी उस पे सबका हक है इन देयर PSR। ये इस पे दिख रहा होता है कि 2,000 इसके, फिर इन दोनों के, और फिर सबके। अब जब पैसे थोड़े थोड़े आए, जैसे पैसे पहले आई सिर्फ 500 रुपये कैपिटल के लिए, वो तो फिर जेड ही ले जाएगा। फिर जेड के जब तक 2,000 नहीं पूरे होते तब तक एक्स एंड जेड नहीं शुरू होंगे। जैसे ही आप 2,000 दे देंगे तो एक्स और जेड आ जाएगा। आपके पास तो खैर पैसा काफ़ी है क्वेश्चन में, बाकी वैसे भी हो सकता है भाई काफ़ी हो, क्या कहने। तो भाई ये रहे, अब हम क्वेश्चन में आगे वापस। यहाँ देख रहे हैं 45420 है, तो पहले इसमें 2,000 रुपये सीधे जेड को दिए गए, अगले 18,000 इन दोनों को, एक्स और जेड को। फिर बेटा जितना भी बच गया 25,420 रुपये अभी बचे हैं, इस पे सबका हक है इन देयर PSR। PSR इज 544। डन सर। सर थर्ड इंस्टॉलमेंट आ रही है, थर्ड इंस्टॉलमेंट रियलाइजेशन की आ रही है। इसमें सर अब फिर से एसेट बिका है, तो जेड भाई तैयार हैं, वो कह रहे हैं बेटा 1% मेरा होता है। हम कहें चलो ले लो भाई। वो कहेंगे कहाँ चले, हम कहें बांट रहे हैं, कहेगा कहाँ बांटने चले, अब ये पार्टनर्स के लिए अवेलेबल हो गया। इसका 10/110 होगा पहले, मेरा कमीशन बिल्कुल आ गया जी। अब बांट लें, हाँ जी। सर अब कुछ भी स्पेशल नहीं है, सरप्लस कैपिटल इज ऑलरेडी पेड आउट, तो ये 544 की रेशियो में आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। रेशियो आप यहाँ कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। सर अगली रियलाइजेशन बिल्कुल टाइम पास, 28,000 आया, 1% उसका, अब 10/110, ठीक सर, बिल्कुल सही। उसके बाद जी हमने जो पेमेंट होनी है सबको पेमेंट कर देनी है इन द रेशियो ऑफ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो अमाउंट अनपेड रह गया दैट इज द लॉस सफर्ड। इसको हम क्लास में करते होते चेक भी, रियलाइजेशन अकाउंट बना के चेक भी हो जाता है। अब इंस्टीट्यूट ने कुछ 2-4 नोट्स लिखे हैं इस पे, मैं क्या पढ़ लेते हैं, सरकार कहना चाहती है कुछ। 1100 एडेड टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट रिप्रेजेंट कैश, समझ गए थे। बाकी कह रहा है जी अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज दिस मच, पर क्रेडिटर इतने में ही सेटल करने हैं तो हमने इतने ही पैसे दिए, बाकी P&L में चला गया। अब कई नालायक पार्टियां ऐसे पॉइंट सोच रही होंगी कि ये जो कैपिटल का बेस जब निकाला है, सरप्लस कैपिटल जब निकाला है, तो ਇਹਦੇ अंदर वो प्रॉफिट 2,400 का क्यों नहीं लिया। बेटा ऐसे तो एसेट भी बेचे हैं उससे पहले, उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, वो भी ले लो इसके साथ। हालत खराब करके रख दो इसकी कि रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस भी जोड़ के फिर कैपिटल बनाने लग जाओ। सर जब कैपिटल सरप्लस मेथड चलता है ना क्लास में, तो बैलेंस शीट के अंदर से ही कैपिटल देखते हैं कि रिजर्व वगैरह कोई है, उन चीज़ों का इफेक्ट जरूर आ जाता है। उसके लिए हम यहाँ दोबारा देख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई समझ पा रहे हैं। तो कई बार इस तरह की चीज़ें जब आप ज़्यादा ही सोच देते हैं, फिर वही बात हो जाती है, ये सिर्फ मैं ही सोच पाऊंगा और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई सोचना भी नहीं चाहता होता। इसके बाद जी इसके साथ इन्होंने ना LLP की थोड़ी थ्योरी सी दी है कि राइट अ नोट ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक ठाक थ्योरी दे रखी है यहाँ पे, मॉड्यूल वगैरह में भी है, तो ये आपने खुद ही पढ़ना है, इसमें कुछ मेरे कराने वाला नहीं है। ठीक है जी, अभी इसको इतना ही रखते हैं पहले पार्ट को, ये 2 क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो गए। ओके जी बेटा, बाय बाय।